This is chapter 1, Indian economy on eve of independence, of your part B, that is Indian economic development of class 12th. Okay, today I am starting second book, which contains part B of your economic subject, that is Indian economic development, and today I am going to start the first chapter, Indian economy on eve of independence. So what we have to study in this chapter, let's see. Here we have to cover, students, how was the economic development before before British rule, during British rule, and how it was left after British rule. So this we have to compare in this chapter. What was the status of Indian economy during the British rule and after they left us, now, or after we get independence, that is on the eve of independence, when we are getting independence. On that time, what was the situation of Indian economy? How was the agriculture sector? What was the situation of industrial sector, foreign trade? What was the population composition and their work culture? How, in what occupations or jobs people of India were involved, and how was the infrastructure at that time? Okay, and what improvement, positive or negative impacts of British rule we have seen in that era. So these are the main topics which has to be covered in this chapter. Acha, India was a British colony, in which turned India into two major things. What were two major things? Ki they treated as a supplier of raw material. They don't came to rule us to develop India. No, they came to rule India to get it exploited for the benefit of their own country. Okay, so we have been treated, या India has been treated as a supplier of raw material एज वेल एज अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स. मतलब उन्होंने हमको मार्केट की ट्रीट किया कि जो वो प्रोड्यूस करेंगे हम उसको परचेज़ करेंगे, प्लस हमसे ही रॉ मटेरियल लेके उसका गुड्स डेवलप करके हमको ही बेचते थे. तो दैट वाज द बैडली एक्सप्लॉयटेशन डन बाय ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया. ओके, अच्छा, what was the status of economic development and how you rate economic development? Economic development means कि what was the quantity of production in the country, यानी कि gross domestic product country का क्या था, हमारा export basket क्या थी, import basket में क्या था, all this, what was the major occupation of the people, कौन सा major source of income था, all this comes in इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की कैसी थी, डेवलप्ड इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, या डेवलपिंग इकोनॉमी थी. ठीक है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे थे डेवलप करने की, एंड कहाँ पे हम अपनी इंडिया को देखते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़. दैट इज़ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब हेडिंग क्या बोल रही है? हेडिंग इज सेइंग दैट वी वर एट वेरी लो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ तक कि हम लोग वर्ड जो यूज़ करते थे इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, दैट वाज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एट दैट टाइम. करेक्ट. अब हम इतना प्लानिंग कर चुके हैं 5 ईयर प्लान्स एंड ऑल में कि नाउ वी कॉल इज डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि अभी भी स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स विच हैव टू बी सॉर्टेड इन द कंट्री. पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और आपके डिजीज़ हैं, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर को और इम्प्रूव करना है. जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स चल रहे हैं इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के, उसको चेंज करना है. वोकेशनल ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है. तो वी आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग आवर इकोनॉमी, एंड दैट इज़ वाई टुडे वी आर कॉल्ड एज डेवलपिंग इकोनॉमी. जो आज हम कई जगहों पे, कई तीसरे चौथी जगह प्लेस पे भी खड़े दिखते हैं, और इंडिया का नाम भी आता है ग्लोबल फ्रंट पे. ओके, बट एट दैट टाइम मीन्स एट द ब्रिटिश रूल टाइम वी वर फेसिंग लो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, और जो था वो भी ब्रिटिश रूल में ख़त्म हो गया था. ओके, जस्ट सी वो हाउ इंडिया वॉज वेरी वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट. यहाँ तक कि इनके एक्सपोर्ट बास्केट्स में भी हैंडीक्राफ्ट जाते थे. ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट बहुत यूनिक थिंग होती है. ये एक आर्ट है जो अपने विलेजेस एंड ऑल में पीपल लोग अपनी स्किल्स के बेसिस पे, ये आर्ट, वो साड़ी, ऐसे उड़ीसा का ये फेमस है, वहाँ का हैंडलूम फेमस है, वहाँ की ये चीज़ फेमस है. तो हैंडीक्राफ्ट में क्राफ्ट वर्क कुछ भी हो सकता है. पेंटिंग्स हो सकती हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, क्लॉथ वर्क हो सकता है, चिकनकारी हो सकती है. ऑल दिस मेनी काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज फेमस, and it was covering a big portion of your export basket of India also before at the time of British rule. लेकिन Britishers did what? They suppressed this thing. उन्होंने कहा कि अच्छा, इससे तो इंडिया का नाम हो जाएगा, तो यूनिक आर्ट है, स्किल है कि ये हम
बंदाना आर्ट को वो कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर डांस फॉर्म्स को वो कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरीज डिफरेंट आर्टिस्टिक डिज़ाइंस के हम बेच रहे हैं, या फिर हाथ से सिंपल रोप से कोकोनट की जो लीव होती हैं उससे कुछ यूनिक सा बना के बेच रहे हैं. तो ऑल दिस हैंडीक्राफ्ट वॉज हेल्पिंग इंडिया टू ग्रो एंड गेट रिकॉग्निशन इन वर्ल्ड वाइड. बट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दे सप्रेस दिस थिंग. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस वॉज टोटली अनसपोर्ट एंड इग्नोर्ड बाय द ब्रिटिश रूल. तो वो बैठ गया वहाँ, वो बंद होने की कगार पे आ गया. एंड दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व लार्जली ऑन हैंडीक्राफ्ट दे गॉट एंड बिकेम जॉबलेस ऑल्सो. ओके, अच्छा, अब ये हैंडीक्राफ्ट था इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल पे काम करना, कारीगरी करना, कोई भी डिज़ाइंस बनाना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कागज़ हो, पेंटिंग हो, साड़ीज़ हो, क्लॉथ हो. ठीक है, तो ये सब चीज़ें, प्रेशियस स्टोन वर्क आपकी ज्वेलरीज में हो. These products were enjoyed worldwide market on the basis of reputation of fine quality होता था हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट का, और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट, एक से एक डिज़ाइन मिलता थे देखने को. और ये सारे जो हैं हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में. अब दूसरी कंट्री के लिए तो इम्पोर्ट है, बट हमारे लिए क्या है, एक्सपोर्ट है. जो एक्सपोर्ट मतलब दोज थिंग्स विच आर सोल्ड टू द अदर कंट्रीज. हमारी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्रीज में, तो हमारा गुड सोर्स ऑफ इनकम था फ्रॉम अदर कंट्रीज. व्हाट, हैंडीक्राफ्ट. अच्छा, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ब्रिटिश. ये तो ब्रिटिश रूल के पहले की बात थी. तो ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल में व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, whatever policies they were pursuing in the by the colonial government, they were concerned more with the protection and promotion. वो उनको अपना ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना था. क्या करना था, अपने ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना था. उसमें दो चीज़ें थी, एक वो हमसे रॉ मटेरियल ले रहे थे, और उसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के हमको वापस सेल कर रहे थे. ठीक है, तो इससे उनकी कंट्री स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन हमारी कंट्री वीक हो रही थी. गॉट इट, दिस इज़ द थिंग. Now see what happens. Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy, transforming the country into net supplier of raw material and consumer finished goods. ये तो मैंने बताया, सप्लायर बना दिया था. ठीक है, और हमको ही फिनिश गुड्स बेचते थे. अब आपको ये पता होगा कि अगर मैं शुगर केन खरीदूँगी तो वो चीपली मिलेगा. तो हमारा मार्केट क्या था, हम शुगर केन बेच रहे थे और बदले में वो हमको शुगर दे रहे थे. ठीक, और बदले मतलब, और जो फिनिश गुड्स होगा वो हमको कॉस्टली मिलेगा. तो जो मार्जिन था प्रॉफिट्स का, दे वर कंज्यूमिंग, दे वर इंजॉइंग एंड दे वर टेकिंग टू देयर कंट्री. हमसे ही रॉ मटेरियल शुगर केन खरीद के हमको ही शुगर बना के बेचना. सब डबल एक्सप्लॉयटेशन डन बाय द ब्रिटिश रूल टू इंडिया. इसीलिए उन्होंने हमको रूल किया था. ओके, अपनी कंट्री की इनकम सोर्स इम्प्रूव करने के लिए. द कंट्रीज ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. अच्छा, ग्रोथ रेट क्या था, इट वॉज हाउ मच, 2% पर कैपिटा, और वो पर कैपिटा आउटपुट वॉज ओनली 0.5%. जो ग्रोथ रेट था, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो कंट्री की ग्रोथ रेट हो रही थी इंडियन इकोनॉमी की, वो सिर्फ 2% थी, 2%. ठीक है, एंड रेट ऑफ पर कैपिटा आउटपुट वॉज ओनली, पर कैपिटा मतलब पर हेड, यानी पर पर्सन जो रेट आ रहा था, परसेंटेज आ रही थी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा हेयर. ठीक, टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन. ये है प्रोडक्शन. क्यों किया हमने, क्योंकि हम यहाँ पे पर कैपिटा ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, वरना ये टोटल प्रोडक्शन बोल दो या टोटल इनकम भी बोल सकते थे. टोटल इनकम. ओके, तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल आती. पर कैपिटा इनकम सिर्फ 5%, 0.5% थी, ओनली 0.5%. नाउ व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग एंड बिफोर एंड आफ्टर द ब्रिटिश रूल. जस्ट लेट्स सी. इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटल. हमारी जो इकोनॉमी पहले भी थी, और जो मेन ऑक्यूपेशन था, और जो इकोनॉमी का सिस्टम था, जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर होते हैं. लेकिन इंडिया में 85% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर इन ओनली. और एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल नेचर का है. ये हमको पता है ना, सीजनल नेचर का है. और हम मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज़ करते एग्रीकल्चर के लिए. हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स अब करने लगे हैं
अभी भी हम बैक टू ऑर्गेनिक पे आ गए हैं, बट इन बिटवीन हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके अपनी जो प्रोडक्शन थी ग्रो कर लेते थे, बढ़ा लेते थे। बट एट दैट टाइम हम ऑर्गेनिक ही थे, हम काउ डंग यूज़ करते थे फॉर फर्टिलाइजर्स, या हम ज़मीन को खाली छोड़ते थे ताकि वो रीफर्टिलाइज हो सके, उसको टाइम देते थे, तब तक दूसरी ज़मीन पे करते थे। दैट वाज कि वी वर डिपेंडिंग मेजरली ऑन नेचर फॉर आर मेन ऑक्यूपेशन, दैट वाज एग्रीकल्चर एट दैट टाइम इन द ब्रिटिश रूल एंड बिफोर द ब्रिटिश रूल ऑल्सो। ओके, तो वॉट हैपन, दे मैक्सिमम कितने परसेंट लोग, 85% पीपल पॉपुलेशन whose main occupation was what, lived on agriculture only, उनका सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर से ही आता था। तब भी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था एग्रीकल्चर था, तब भी वहाँ पे एक ठहराव था, एक स्टैग्नेंसी थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। हम उसको सीजनल ही ट्रीट कर रहे थे, सीज़न पे ही, नेचर पे ही डिपेंड करते थे। बहुत बारिश हो गई फसल ख़राब हो गई, बारिश नहीं हुई फसल ख़राब हो गई, सूखा पड़ गया, क्रैक्स आ गए। फर्टिलाइजर्स काउ डंग यूज़ करते थे, तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो सूट नहीं करता, या वो है दैट इज़ द थिंग, या गाय हमारे पास नहीं है, या जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स अफोर्ड करने के या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अफोर्ड करने का हमारे पास टाइम ना पैसे थे एट दैट टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। अब तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है एग्रीकल्चरिस्ट को। ओके।